एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले देखने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे हम चीज़ों को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, इन सब चीज़ों को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। वही अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये सारे डिफरेंस हिंदी में भी आपको दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ इंग्लिश में दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं आपको वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ऑलरेडी चैप्टर वाइज रिवीजन कर रखा है और इस वीडियो को मैंने आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लो, इजीली सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो आप रट सकते हो। हालांकि एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़ लोगे, आंसर को पढ़ लोगे, फिर आपको क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी इन दोनों में इन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मांग के नियम एवं मांग की लोच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इससे हमने पढ़ा था, हमने एक चैप्टर पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड और एक चैप्टर पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको बताया था जो लॉ ऑफ डिमांड होता है वो होता है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो होता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मैंने आपको बहुत सारी चीज़, तो ये सारे डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या डिफरेंस है, इन सभी पॉइंट को आप एग्जाम में आंसर कर सकते हो। और देखो ये भी जरूरी नहीं है कि जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ आप उस आंसर को एग्जाम में आंसर करो। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है और उन नोट्स से आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, और उन्हीं नोट्स के आंसर को आप एग्जाम में आंसर करना, ठीक है। क्योंकि आप फिर से क्वेश्चंस को रटने लगोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाए और साथ ही साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी हमने क्लियर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज सेंट्रल बैंक। तो आपको पता है इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे आपको पता होगा बैंकर टू द गवर्नमेंट, या फिर नोट को इसी के द्वारा इशू किया जाता है। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व के कस्टोडियन भी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, इट इज़ द बैंक्स ऑफ बैंक, मतलब बैंकर्स बैंक। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए। इनमें से किसी भी 4 से 5 पॉइंट्स को आप एग्जाम में भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को हम साथ में लेकर चल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप कंटिन्यू करो, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाई एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड। तो अब हमें ये बताना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखो एग्रीगेट डिमांड हम किसे कहते हैं, एक इकोनॉमी में जितनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड है, मतलब टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्रीगेट डिमांड को आंसर कर सकते हो। इसके अलावा अब हम ये देखने वाले हैं कि मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में क्या अंतर होता है। तो मार्केट डिमांड देखो ये माइक्रो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और डिफरेंस को देखें तो जो मार्केट डिमांड होता है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो यहाँ पे डिमांड और इनकम इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब तक हमने 4 क्वेश्चंस को देख लिया, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो मानकर चलो कि हमें दूसरी करेंसी को लेने के लिए, दूसरी करेंसी की एक यूनिट को लेने के लिए अपने पैसे को, अपने करेंसी को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी कि प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज नॉन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। अब देखो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है तो यहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है, ये डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करें तो ये टोटली डिमांड और सप्लाई फोर्सेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई और पॉइंट को बात करें तो देखो यहाँ पे क्योंकि हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होते रहता, ये फ्लक्चुएट नहीं करते रहता। लेकिन अगर हम बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तो ये फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो अब तक हमने 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर किया, अब हम कवर करने वाले हैं 5 और लॉन्ग क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत ही क्वेश्चन है, हमने देखा था 3 थ्योरी होती है, 3 थ्योरी को मैंने पढ़ा है। एक होता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक होता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग,
और एक होता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इन तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो क्लियर हो गया, आप इन सभी क्वेश्चंस को इस तरीके से आंसर कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड यानी कि वो लेफ्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड क्यों झुकता है, मतलब वो निगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। तो इसके कई सारे रीजन होते हैं। जैसे आपको पता होगा, सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो प्राइस बढ़ता है तो उस टाइम जितने भी डिमांड होती है वो घट जाती है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है। ठीक है, इसके अलावा हमने इनकम इफेक्ट को भी देखा था। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग एग्जाम में आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उन सभी को पढ़ सकते हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड। तो एक कमोडिटी की सप्लाई किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखो, इकोनॉमिक्स की खास बात ये है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप खुद एज अ प्रोड्यूसर अगर सोचोगे, मतलब एग्जाम्पल लेकर समझोगे, तो आप ज़्यादा क्लियरली किसी भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। जैसे कि मानकर चलो आप खुद प्रोड्यूसर हो, आप सप्लाई करते हो, तो आप ये देख लोगे कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस क्या है, मतलब फ्यूचर में जो ये प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ सकती है या घट सकती है, उस अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जो हमारा प्रोडक्शन फैक्टर था, मतलब जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हमने परचेज करे थे उनकी कितने प्राइस थे, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करेंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हो उस कमोडिटी की प्राइस को भी आप मेजर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप सप्लाई करते हो। और या फिर जो रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे आप देख सकते हो कि कोई और आप ही की तरीके का सब्सटीट्यूट गुड्स है, ये आप ही की तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के जो वैल्यू है या फिर उसकी जो सप्लाई है, सप्लाई घट चुकी है, तो ऑटोमेटिकली आपको भी अपनी सप्लाई घटानी पड़ जाएगी, क्योंकि वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और उसके बिना आपका कोई कार्य नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपकी डिमांड भी घटी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन इट्स फीचर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा मोनोपोली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ऑलिगोपोली क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, और क्लियर रहना भी चाहिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मोनोपोली में आपको सिंपल सी बात जान लो कि आप में एक सिंगल सेलर होता है, यानी कि एक ही होता है विक्रेता, यानी कि एक ही होता है सेलर, एक बेचने वाला होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है मोनोपोली का। इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें कोई क्रॉस सब्सटीट्यूट भी नहीं होता, यानी कि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। अगर आप एक चीज़ को परचेज नहीं करना चाहोगे तो आप दूसरी चीज़ को परचेज भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा नई फर्म की एंट्री भी बैन रहती है, क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ होता है, किसी भी न्यू फर्म को आने की अनुमति नहीं रहती। यही मेन फीचर होते हैं मोनोपोली के। इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वही प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं मोनोपोली के। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, और कॉमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी हमने देख रखा है। अब इसके डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, देखो, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, पब्लिक से जिनके पास पैसे रखे हुए हैं उनसे पैसे लेते हैं, और जिन नीडी पर्सन होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें पैसे देते हैं। इससे अपने कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ा देते हैं, मतलब जो पैसे ऐसे ही रखे हुए थे अब उनसे क्या होगा, उनसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा देश का और प्रगति होगा, विकास होगा। ठीक है, और जो हम सब चाहते हैं। तो हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो एक बहुत ही बड़ा फंक्शन ये करता है डेवलपमेंट में, कि जो कैपिटल रखे रहते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ाने का कार्य करता है, ताकि जितने भी पब्लिक के लोग हैं उनसे पैसे ले लेता है, और जितने भी नीडी पर्सन है जो बिजनेस करना चाहते हैं तो उन्हें पैसे देता है एज अ लोन, और उस अकॉर्डिंग ये अपना इंटरेस्ट भी लेता है, और साथ ही साथ जो कैपिटल होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का कार्य हो गया। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर हो गए उनको ज़्यादा प्रमोट करने का काम हो गया, उन्हें पैसे देकर उन्हें प्रमोट करने का काम हो गया। तो ये सारे ऐसे डेवलपमेंट फंक्शन होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड व्हाई डज इट बिकम ऑपरेशनल। तो देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी सब्जेक्टिव में कवर करवा दिया था। ठीक है, आपको पता होगा मैंने इकोनॉमिक्स के अब तक 3 वीडियो को अपलोड किया है सब्जेक्टिव का, जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसे भी मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, राइट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज नॉन एज यूटिलिटी। तो ये भी मैंने क्लियर करवा रखा है आपको।
कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आपको पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये चैप्टर तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसे पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी इस आंसर को सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर इट असम्पशंस। तो देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हमने सिंपली पढ़ा था, इफ़ अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो उसका जो डिमांड होता है वो ऑटोमेटिकली घट जाता है। वही अगर प्राइस की कमोडिटी को घटा दिया जाए तो जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना रहता है, जैसे कि जो हमारा कंज्यूमर है उसका जो इनकम है वो फिक्स्ड है। ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 4 पॉइंट्स को, मोनोपॉली क्या होता है, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और ओलिगोपॉली क्या होता है। इन 4 को आप लोग अच्छे से याद रखना, 4 में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू मीन बाई कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, इसके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं क्रेडिट क्रिएशन के, वो सारी चीज़ें आप अगर कॉमर्शियल बैंक के चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। और देखो अगर आपने चैप्टर वाइज नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने जिनको प्रीफर किया था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑफ इकोनॉमिक्स में कि मैंने इकोनॉमिक्स ईजी है के चैनल से कंप्लीट करा था। और इस रीजन से जो नोट्स सर ने शेयर किए थे, मतलब सर ने क्या किया था, जिस तरीके से मैंने अकाउंट्स की अपनी सीरीज को कंप्लीट किया है सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स ईजी है के चैनल में माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपको जितने चैप्टर्स मिलेंगे उनके नोट्स भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर को उन्होंने 3 से 4 वीडियो में कवर किया, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने उस कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन वीडियो को अपलोड किया है, वो 20 मिनट की है। तो अगर आप चाहो तो आप, अगर आपके पास नहीं है तो आप उन्हें प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स ईजी है बहुत ही बेस्ट चैनल है, मैंने उनसे पढ़ाई करी थी बिजनेस स्टडी की भी और इकोनॉमिक्स की भी। तो अगर आप चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उन्हीं से पढ़ना। ठीक है, फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सप्लेन प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल एंड रिग्रेसिव टैक्स विद एग्जाम्पल्स। तो देखो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। तो अगर टैक्स स्लैब के बढ़ने पर टैक्स के रेट पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो कहलाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। लेकिन अगर टैक्स स्लैब के बढ़ने पर जो टैक्स का रेट है वो भी बढ़ जाए तो वो कहलाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन टैक्स स्लैब के बढ़ने पर अगर जो हमारा टैक्स रेट है वो घट जाए तो ये कहलाता है हमारा रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या होता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पर, जिस मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है उसे ही पैसे डायरेक्टली पे करने पड़ते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन पर प्रभाव पड़ता है वो पैसे पे नहीं करता बल्कि किसी दूसरे पर्सन को पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे आप देखते होगे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहले चीज़ों को बनाते हैं, फिर जब बेचते हैं उन्हें बेचने के बाद हम कंज्यूमर से पैसे लेते हैं, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्लियर हो गया होगा ये सारा क्वेश्चन आपका। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया, हटाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन मनी एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि मनी क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखना कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और बार्टर सिस्टम की क्या क्या लिमिटेशन होती है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग रिवाइज कर लें। इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हो कितने बेसिक क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू यू मीन बाई परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपॉली क्या होता है, लिगोपॉली क्या होता है, ये सारी हमने ऑलरेडी कवर कर ली, मैंने आपको बता रखा है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भी। तो अब देखो अब हमने इकोनॉमिक्स के कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर लिया। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर